हेलो। नमस्कार प्यारी दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक रोग के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। आनुवंशिक रोग की बात करें तो ये एक ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से सीधे बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं। इन रोगों में आज पहले रोग की बात करें तो वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस आता है। कलर ब्लाइंड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वर्णांधता की बात करता हूँ, तो व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। ये जो रोग होता है ना, ये मुख्य रूप से पुरुष को होता है, क्योंकि पुरुष में आप एक्स और वाई क्रोमोसोम देखते हैं। इसका एक क्रोमोसोम ही अगर इफेक्टेड होता है तो पुरुष कलर ब्लाइंड हो जाता है, मतलब लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता। महिला में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर महिला का सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रभावित हुआ एक्स वाला, तो महिला इसकी वाहक हो, मतलब इसके बच्चों में होगा लेकिन इसमें खुद नहीं होगा। महिला के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम अगर इफेक्टेड होते हैं तो इसके बच्चों में ये रोग देखा जाता है। मतलब महिला इस रोग की वाहक होती है और पुरुष इस रोग से मुख्य रूप से क्या होता है, ग्रसित होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और लाल और हरे रंग के अंतर नहीं कर पाते। मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंड यही होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित होते हैं। अन्यथा स्त्रियां इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं, वो इसके कैरियर का काम करती हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम को देखिए, इस वाले को। बहुत सी बार ऐसे भी कलर ब्लाइंड देखे जाते हैं जो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबल यही होते हैं। कुछ ऐसे कलर ब्लाइंड भी होते हैं जो ब्लू और येलो में डिफरेंस नहीं कर सकते, और कुछ कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, किसी कलर को कुछ भी बताते हैं, है ना। लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को पीला, कुछ भी बता रहे। कलर ब्लाइंड का मतलब ये होता है कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं। अगला आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्त याद रखना, बहुत से बच्चों के माइंड में आता है सर विटामिन के की कमी से भी नहीं होता है। तो विटामिन के की कमी को पूरा कर लोगे तो रक्त का थक्का बनने लगेगा, लेकिन ये जन्मजात रहता है ना। इसमें भी पुरुष मुख्य रूप से ग्रसित होता है, क्योंकि एक्स वाई में एक्स डिफेक्टेड होता है। महिला में ये दोनों एक्स प्रभावित होंगे तभी वो महिला इस रोग की वाहक होती है, मतलब ग्रसित होती है, वरना वो इस रोग की क्या होती है, वाहक। तो मुख्य रूप से ये पुरुष में होता है, महिला इस रोग की वाहक होती है। इस बात को ध्यान रखना। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। इस रोग की वाहक स्त्रियां कहलाती हैं। एक हेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, इनका मानना था कि ये रोग रानी विक्टोरिया से ही इस दुनिया के अंदर फैला है ना। किसका मानना था? हेल्डन का मानना था। अब बात आती है, ये इस तरह से है ना, रक्त अगर बहने लग जाए नलियों में से तो बंद नहीं होता। 14 अप्रैल है ना, 17, आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, बस उसके 3 दिन बाद 17 अप्रैल, जो 17 अप्रैल है, उस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। अभी हम बात करते हैं इसके बाद जस्ट जस्ट नेक्स्ट की, है ना, टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो ये ऐसे याद रखना, टर टर कौन करती हैं, है ना। ये मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर पाया जाता है, पुरुष में नहीं होता। वैसे इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस रोग से प्रभावित महिलाओं के अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ऐसी महिलाएं बांझपन का शिकार होती हैं। उनका शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है, हाइट छोटी रह जाती है, वक्ष चपटे रह जाते हैं। इस बारे में ध्यान रखिएगा। जननांग प्राय अविकसित होते हैं, है ना, जिसे बांझपन या क्या कहा जाता है, स्टेराइल कहा जाता है। तो ये बांझपन का शिकार होती है, स्टेराइल के अंतर्गत हम इस चीज को देखते हैं। अब अगली चीज की मैं बात करता हूं, तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है इन महिलाओं का। ये टर्नर सिंड्रोम होता है, बांझपन का शिकार होती है। फिर आता है क्लाइन फिल्टर, जिसे फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वो पुरुष होता है। है ना, टर्नर में क्या हुआ था, 45 हो गए थे, यहाँ पे एक बढ़ जाता है, 46 से गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब देखो 47 में एक्स एक्स होती तो मादा होता, एक्स वाई होता तो नर होता। अब एक्स एक्स वाई हो गया तो नर और मादा दोनों के गुण हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, है ना। ये रोग पुरुषों के जननांग अविकसित तथा वक्ष जो होते हैं वो स्त्रियों के समान विकसित होने लग जाते हैं। अगर बात करें इस रोग से ग्रसित जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर की प्रॉपर्टीज आ चुकी है, तो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब प्यारे दोस्त, इसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें जोड़े की ट्राइसोमी का मतलब 21वें जोड़े में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, वहां 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 2 के स्थान पे 3 हो जाते हैं। इस रोग में व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाएगा, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी हो जाता है, और शरीर जो होता है वो अनियमित हो जाता है, बेडोल सा हो जाता है। इसके बाद में आता है दोस्त, इस है ना, याद रखना पॉइंट को कहते हैं, इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ये इस तरह के जो हाथ और पांव है ये थोड़े से ज्यादा मोटे दिखाई देने लग जाते हैं, और बच्चे का आप सिर देख सकते हैं, और आंखें ऐसी, है ना, मंगोलियाई लोगों की तरह होती है। ये मानते हैं कि मंगोल से फैला है, इसलिए इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, अक्सर आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देख लिए होंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम जो होता है, इसमें रोगी का ऊपर का होठ बीच से कट जाता है। इस तरह से आप ये संरचना देख पा रहे हो, बीच से होठ कट जाता है ना। और तालू में भी दरार होती है, अंदर मुंह के अंदर तालू होती है, वो भी कटी हुई होती है। इस रोग में जो बच्चे होते हैं वो नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं, आंखें बाहर की ओर आने वाली होती हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं,
है ना, मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं ये बच्चे, मतलब प्रॉपरली माइंड जो है इनका काम नहीं करता। तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है? पटाऊ सिंड्रोम होता है ना। तो ये दोस्त आपका पटाऊ सिंड्रोम हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मली जो आपकी आरबीसी होती है उसका आकार इस तरह का होता है, लेकिन इस रोग के अंदर हंसिए के आकार की आरबीसी हो जाती है। अरक्तता या एनीमिया इसका प्रभावित होगा। प्रभावित गुणसूत्र इसमें 11 होगा। पटाऊ सिंड्रोम के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो 13वां जोड़ा होता है, 30 नंबर का पेयर इसमें इफेक्टेड होता है, प्रभावी होता है। अनियमित हीमोग्लोबिन हो जाता है, इरेगुलर हीमोग्लोबिन का शेप हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन के परिवहन में बाधा आती है। इसे ही सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसी तरह से एक होता है सिस्टिक एब्रोसिस। कौन सा होता है? क्रोमोसोम नंबर 7 इसमें प्रभावित होता है। इसमें देखो यहाँ पर एक उपकला की लेयर पाई जाती है, एपिथेलियल की एक लेयर होती है, वो इसमें क्या हो जाती है, वो क्लोरीन का जो परिवहन है, उपकला में क्लोरीन का परिवहन न होने के कारण ये होता है, फेफड़े, लीवर, अग्नाशय में इस तरह की एक झिल्ली जो होती है वो जमने लग जाती है, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, है ना। ये देखो ये यहाँ पर इतनी एक मोटी लेयर बन गई, तो ये पहले इजीली फ्लो कर रहा था, अब ये फ्लो नहीं कर पा रहा, घूम नहीं पा रहा, तो ये एक डैमेज करने का काम करता है। फिनाइल कीटोनूरिया क्रोमोसोम नंबर 12 को प्रभावित करता है। मस्तिष्क का विकास जो होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होता जाता है। खराब फिनाइल एनिल, है ना, ये एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो होता है ये खराब होने लग जाता है, मतलब कि खराब फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम के कारण ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। रोग का नाम क्या था? फिनाइल कीटोनूरिया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और अब हम बात करते हैं हंटिंगटन, है ना। इस रोग को कोरियाई रोग भी कहा जाता है। 4 नंबर का या 4th नंबर का क्रोमोसोम इसमें प्रभावित होता है। मस्तिष्क की जो सेल होती है ना, जिस जो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, वो मेटाबॉलिज्म में इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो जो व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कम उम्र में ही उसकी ब्रेन की जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? हंटिंगटन डिसीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो, ये पहले इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल ब्रेन है, लेकिन इसमें देखो ये धीरे धीरे यहाँ पर ये जो सेल है ये डैमेज होने लगे, इनलार्ज हो रहा है ना। तो ये जो चीजें फैलती जा रही है ये हंटिंगटन डिसीज की है। आपको आनुवंशिक रोग की एक क्लास कैसी लगी, है ना? बहुत जल्द मैंने इसका रिवीजन करवाया है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।